जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ट्रिपल एस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज के अगले क्लास के साथ मैं हाजिर हूँ मैं जो बीपीएससी टीआरई 4.0 2024 के लिए 6 to 8 वर्ग और 9-10th वर्ग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल बताइए, बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? ऑप्शन है चंपारण, छपरा, बेतिया, पटना। बताइए क्या हो जिसका सही जवाब। पहले सुन लीजिए, जवाब दीजिएगा। देखिए, 3 कठिया प्रथा जो है, 1 बीघा में 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करना अनिवार्य था। समझे? इसके विरुद्ध जो है भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग गांधी जी द्वारा 1917 में बिहार के चंपारण में किया गया था। और चंपारण सत्याग्रह का गांधी जी द्वारा सफल नेतृत्व किए जाने से प्रभावित रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि से सुशोभित किया था। 3 कटिया प्रथा में किसानों को अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। और इसी बीच राजकुमार शुक्ल, चंपारण से जुड़े प्रमुख आंदोलनकारी, ने गांधी जी को कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मिलकर चंपारण से शोषित किसानों के लिए चंपारण आने का निवेदन किया। ठीक है, तो इस आंसर का सही जवाब हो जाएगा चंपारण, ऑप्शन ए। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया? तो चंपारण में। ठीक है, अगला सवाल है, 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी धर्म के प्रवर्तक थे, एक निपुण राजनीतिज्ञ थे, गांधी जी को अंग्रेज को हराने का तरीका पता था और अंग्रेजी जानते थे। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गांधी जी धर्म के प्रतीक थे। ठीक है, अगला सवाल। इस सवाल में कुछ समझ लीजिए आप लोग। देखिए, असहयोग आंदोलन के पहले गांधी जी ने 1917 में बिहार के चंपारण में अंग्रेजों की नील नीति के खिलाफ अपना पहला सफल सत्याग्रह कर भारतीय जनमानस में अपनी अलौकिक शक्ति का लोहा मानव मनवा चुके थे। ठीक है, लोक चर्चाओं में अब गांधी जी की एक अवतारी महात्मा बन चुके थे, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह की सफलता से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? ऑप्शन है चौरी चौरा, खेरा सत्याग्रह, नागपुर सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा चौरी चौरा सत्याग्रह, चौरी चौरा कांड। देखिए, कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन 1920 में पास हुए असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव को नागपुर में 1920 में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई थी। ठीक है, फिर फरवरी 1922 में गांधी जी ने वायसराय को एक पत्र लिखकर धमकी दी कि यदि एक सप्ताह के अंदर सरकार की उत्पीड़नकारी नीतियां वापस न ली गई तो व्यापक स्तर पर आंदोलन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो गांधी जी ने सरकार को धमकी दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइए 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? 1922 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है चित्तरंजन दास, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हकीम अजमल खान। बताइए।
1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चित्तरंजन दास। ठीक है, देखिए चित्तरंजन दास को देश बंधु के उपनाम से विख्यात जाना जाता है, समझे ना। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? ऑप्शन है छपरा, दिल्ली, लखनऊ, पटना। बताइए सही आंसर। किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छपरा, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। ऑप्शन है उनकी मृत्यु के ठीक पहले, बहुत कम उम्र में, 1930 के दशक में, 1920 के दशक में। बताइए सही जवाब। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1930 के दशक में। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति के बाद स्वामी सहजानंद सरस्वती और एन.जी. रंगा ने 11 अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे, ठीक है। एन.जी. रंगा जो है सचिव चुने गए थे। और सहजानंद सरस्वती का जन्म जो है 22 फरवरी 1889 को गाजीपुर में हुआ था। उन्होंने हुंकार नामक एक पत्र भी प्रकाशित की थी। उनका जो है देहावसान जो है 1950 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए, किसने दुखी आत्मा और दुखी हृदय जैसी छंद नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? ऑप्शन है पीर मोहम्मद मुनीस, राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती, एस.एन. सिन्हा। बताइए, किसने दुखी आत्मा और दुखी हृदय जैसी छंद नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीर मोहम्मद मुनीस, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, पीर मोहम्मद मुनीस जो है हिंदी के प्रसिद्ध लेखक एवं पत्रकार थे, ठीक है। इन्होंने चंपारण क्षेत्र में यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण एवं उनकी दुर्दशा का प्रश्नांकित रचनाओं में मार्मिक वर्णन प्रस्तुत किया, ठीक है। और पीर मोहम्मद मुनीस ने कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र में भी चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। ऑप्शन एक बार और सुन लीजिए। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। ऑप्शन है 1915 14, 1925 25, 1928 25, 1925 29। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1925 25। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो है 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी, ठीक है। जबकि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना दिसंबर 1925 को सिंगापुर में वेलू चेट्टियार ने की थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट ... की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय क्या था? बताइए। नेहरू क्वेश्चन पूछ रहा है, नेहरू रिपोर्ट जो है किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय क्या था? ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू द्वारा और जवाहरलाल नेहरू द्वारा, और इसका विषय था ब्रिटिश साम्राज्य का रिश्ता।
अगला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू भारत में स्थानीय स्वशासन, मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं, जवाहरलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। ऑप्शन है पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। बताइए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। ठीक है, देखिए साइमन आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने हेतु लंदन में कुल 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे, जिसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक। ठीक है, तथा तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला, लेकिन 29 अगस्त 1931 को लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी शामिल थे, जबकि प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के ने प्रतिनिधित्व नहीं किया था। तो एक सवाल और हो जाएगा कि गांधी जी एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में मतलब कौन से गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। तो क्या हो जाएगा आंसर। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। ऑप्शन है कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, या उपयुक्त सभी। बताइए 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर। ठीक है, देखिए 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस 2 भागों में बट गया, एक नरम दल, एक गरम दल। ठीक है, यह विभाजन जो है वैचारिक विभिन्नता के रणनीति के कारण हुआ था, जिसमें नरम दल में शामिल गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता एवं सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, और जबकि गरम दल के मुख्य नेता थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, मतलब लाल बाल पाल तीनों थे इसमें। ठीक है, और सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन की थी। तो रास बिहारी घोष ने। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है रास बिहारी घोष और बोस में। तो सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो रास बिहारी घोष ने 1907 में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए कैथरीन मेयो, एल्डस हैक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था। कैथरीन मेयो, एल्डस हैक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था। ऑप्शन है उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां की, दूसरा है वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक थे, तीसरा है वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विरोधी थे, और चौथा वे महात्मा गांधी के दोस्त थे। बताइए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां की थी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो बताइए यह जो पंक्ति हैं इसको किसने लिखा। ऑप्शन है रामप्रसाद बिस्मिल, राजगुरु, भगत सिंह और आज़ाद, बोले तो चंद्रशेखर आज़ाद। बताइए सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, इस पंक्ति को किसने लिखा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? ऑप्शन है मौलाना मोहम्मद अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना हजरत मोहानी। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भगत सिंह, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? तो शायद ये क्वेश्चन हो गया था, है ना? नहीं हुआ था, बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मौलाना हजरत मोहानी। ठीक है, देखिए मौलाना हजरत मोहानी जो है प्रसिद्ध उर्दू शायर एवं कांग्रेसी नेता मौलाना हजरत मोहानी ने 1921 में अखिल भारतीय कांग्रेस फोरम में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ठीक है, ये जो है 1925 में कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संपादकों में से एक थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? ऑप्शन है सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़, नागपट्टनम। बताइए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल। ठीक है, देखिए लोथल की खोज कब हुई थी? तो लोथल की खोज हुई थी 1954 से 63 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और लोथल कहाँ है? तो लोथल गुजरात में है। चलिए गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, रामगुप्त। बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त ने। ठीक है, गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? बताइए कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन है अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण, राजतरंगी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगी, जो कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। ठीक है, और देख लीजिए और कुछ ग्रंथ है, जैसे राजतरंगी तो हो गया कलहन, इसमें है जैसे प्रथम राजतरंगी, तो उसका लेखक जो है कलहन है। द्वितीय राजतरंगिणी का लेखक जॉन राज है। और तृतीय राजतरंगिणी का लेखक श्रीवर है। और चतुर्थ राजतरंगिणी का लेखक प्रज्ञा भट्ट एवं सूका है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? ऑप्शन है जूनागढ़, भितरी, नासिक, सांची। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जूनागढ़, ऑप्शन ए। देखिए जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है।
यह संस्कृत में लिखित प्रथम अभिलेख था। इसके पूर्व के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखी गई थी। जूनागढ़ अभिलेख से पहले जो है सभी जो है अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, ये बीपीएससी का क्वेश्चन सब है जो समझिए कि 53 से 55वीं बीपीएससी पर एग्ज़ाम हुई थी, उसमें पूछा गया क्वेश्चन सब है। पहले ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते थे, अब देख लीजिए कितना एकदम लेवल कहाँ से कहाँ भाग गया क्वेश्चन का। तो बताइए महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में, वैशाली में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंडलग्राम। ठीक है, और महावीर का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईस्वी में, 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। बताइए महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? बताइए, लुम्बिनी में, बोधगया में, कुशीनारा में, कपिलवस्तु में? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुशीनारा में। ठीक है, देखिए महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और वो भी 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा में हुआ था। इसे बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जबकि नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में उनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कपिलवस्तु की पहचान सिद्धार्थ नगर के पीपर हवा से की जाती है और कुछ अन्य विद्वान इसकी पहचान नेपाल की तराई में स्थित तिलौरा कोटा से भी करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। बताइए महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? ऑप्शन है लुम्बिनी, सारनाथ, पाटलिपुत्र, वैशाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सारनाथ में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह जिसे गिरिव्रज के नाम से जाना था, और ऑप्शन है आखिरी चंपा। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा राजगृह या गिरिव्रज। ठीक है, देखिए मगध की आरंभिक राजधानी राजगृह या वसुमती थी या गिरिव्रज थी। ठीक है, जिसकी स्थापना जो है बिंबिसार ने की थी। इसे कुशाग्रपुर भी कहते हैं। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख जो है अथर्ववेद में मिलता है और मगध का प्रथम वंश जो है हर्यक वंश, मगध का प्रथम वंश जो है हर्यक वंश था। और प्राचीन शहर पाटलिपुत्र 5वीं सदी ईसा पूर्व से उद्विन द्वारा बसाया गया था। इसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। तो पूछेगा किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था? तो क्या हो जाएगा जवाब? उदयन ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? ऑप्शन है मौर्य, हर्यक, नंद, गुप्त। बताइए अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्यक वंश। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो हर्यक वंश। और हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु ही था, समझे? तो उसे कुनिक भी कहा जाता था। कुनिक, अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता था क्योंकि वह अपने पिता की हत्या करके मगध के राज सिंहासन पर बैठा था।
इसीलिए उन्हें कुनिक भी कहा जाता है। और अजातशत्रु की हत्या भी उनके पुत्र उदयन द्वारा की गई थी। मतलब पहले अपने पिता की हत्या की और फिर अपने बेटे से उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, उनके पुत्र के द्वारा हत्या कर दी गई। और पहली बौद्ध संगीति जो है इसके संरक्षण में आयोजित हुई थी, मतलब अजातशत्रु के संरक्षण में हुई थी। और हर्यक वंश का प्रथम शासक जो है बिंबिसार था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? ऑप्शन है तक्षशिला, सारनाथ, बोधगया, पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र। ठीक है, देखिए प्रथम बौद्ध सभा जो है राजगृह में हुआ था, द्वितीय बौद्ध सभा वैशाली में, तृतीय बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में और चौथी जो बौद्ध सभा कुंडलवन में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान या बलवन। बताइए, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान या बलवन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, देखिए मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसका कोई पुत्र नहीं था और तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में विजय के बाद गौरी ने अपना भारतीय उपनिवेश को अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर छोड़ दिया था। ठीक है, इसलिए लाहौर की जनता ने मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर का शासक बनने का निमंत्रण भी दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में जून 1206 में अपना राज्याभिषेक कराया और शासन के 4 वर्ष बाद ही 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान मतलब पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अच्छा, अगला कोई क्वेश्चन नहीं है, तो यही था आज का आखिरी सवाल। ठीक है, तो आप सभी का धन्यवाद है। अगर क्लास अच्छा लगा हो, अगर अच्छा क्वेश्चन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे आपको कोई घाटा नहीं होता है। ठीक है, भले ही हम लोग को थोड़ा एनर्जी बनता है कि आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो और अच्छा क्वेश्चन ढूंढ कर लाने में एनर्जी बनी रहती है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।